चूँकि जो लोग सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा इसमें दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि वो इन सारे सोर्सेज़ को पढ़ते रहते हैं और वो इस पेपर को टैकल करने में सक्षम हो जाते हैं। दूसरा जो है पेपर, पेपर 2 का होता है, जिसमें इंग्लिश का पेपर होता है। उसमें आपको निबंध लिखने होते हैं, रिपोर्ट राइटिंग लिखनी होती है, प्रेसी राइटिंग लिखनी होती है, आर्ग्यूमेंट्स लिखने होते हैं, अनसीन पैसेज होती है और एक पूरा सेक्शन ग्रामर का होता है जो कि 25 नंबर का होता है। तो एक पर्याप्त टाइम आपको मिलता है फिजिकल की तैयारी के लिए। और इसके फिजिकल में आपको 4 प्रैक्टिसेस फॉलो करनी होती हैं। सबसे पहले 100 मीटर की दौड़ जो कि आपको 16 सेकंड में करनी है। उसके बाद 800 मीटर की दौड़ होती है जो आपको 3 मिनट 45 सेकंड में करनी होती है। और आपके पास 2 पेपर होते हैं, पहली शिफ्ट में एक होगा और दूसरी शिफ्ट में दूसरा होगा। पहले पेपर 1 होता है जो ऑब्जेक्टिव बेस होता है, उसमें 125 क्वेश्चन आपको दिए होते हैं, उनमें आपको टिक मारना होता है। क्या तो मेरे साथ रूम में लगभग 30 से 35 बच्चे बैठे हुए थे। उनको देख के मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो रहा था, क्योंकि वहाँ मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स जो थे इंग्लिश मीडियम से थे, सबके चेहरे पर अलग चमक थी और सारे इंग्लिश में बोल रहे थे गटागट। तो मुझे लग रहा था अरे यार मेरा क्या होगा, मैं तो यहाँ बिल्कुल वंचित लग रहा हूँ। तो मैं गया अंदर इंटरव्यू देने। सुमन, मुझे लगा कि मैं खुद से इसको नहीं कर पाऊँगा, तो मैंने एक एकेडमी ज्वाइन कर ली थी और उनका मार्गदर्शन लिया। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है उनका मार्गदर्शन मेरे लिए सहायक सिद्ध हुआ। मैं रोज़ सुबह जाता था और 2-3 घंटे की प्रैक्टिस कराते थे और मेरी लंबी कूद, दौड़ वगैरह आने लगी थी। और फिर मैंने सेल्फ ही पूरा प्रैक्टिस की। मैंने एकेडमी छोड़ दी जब मेरी टेक्निक सही हो गई थी। तो मैंने अपने जो निबंध हैं वो सारे हिंदी में लिखे थे, क्योंकि आपके पास ऑप्शन होता है कि आप अपने निबंध हिंदी में भी लिख सकते हैं और इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। लेकिन बचा हुआ पूरा पेपर आपको इंग्लिश में ही करना होगा। अब चूंकि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो मुझे लगता है सीएपीएफ एग्जाम आपके लिए एक वरदान की तरह है। अगर आपकी फिजिकल फिटनेस, लंबाई वगैरह ठीक ठाक है तो आपको सीएपीएफ एग्जाम देना चाहिए। और पेपर 2 के लिए मुझे लगता है आप एग्जाम से 4-5 महीने पहले द हिंदू या फिर टाइम्स ऑफ इंडिया पेपर को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपकी इंग्लिश लैंग्वेज पर अच्छी खासी कमांड बन जाएगी। खुद हो गए 3 साल। और अगर नहीं होता एग्ज़ाम तो बच्चा मन में डीमोटिवेट हो जाता है, पारिवारिक प्रेशर बढ़ने लगता है और कहीं न कहीं वहाँ से उसके करियर के पतन के सर चरण स्टार्ट हो जाते हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि आप मेहनत करते रहें और अगर आपका 2 अटेम्प्ट में नहीं हो रहा है तो आप, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ सर आप बैंक। मेरा नाम शिवम दिवाकर है और अक्सर मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाता रहता हूँ। पिछले कुछ दिन पहले ही यूपीएससी सीएपीएफ का रिजल्ट आया और कुछ छात्रों का उसमें सिलेक्शन हुआ। बहुत सारे स्टूडेंट के सवाल ये रहते हैं, सर जिन छात्र व छात्राओं का सिलेक्शन होता है आप उनसे ज़रूर बात किया करो ताकि हमें वहाँ से गाइडेंस मिल जाए और हमारा भी सिलेक्शन जल्दी हो पाए। आज की वीडियो में हमारे खास मेहमान हैं सिद्धार्थ सक्सेना। इन्होंने यूपीएससी की तैयारी पहले की है, लगभग 3 अटैम्प्ट इन्होंने यूपीएससी के दिए हैं, यूपीपीसीएस के भी 3 अटैम्प्ट दिए हैं, एसएससी सीजीएल का भी इन्होंने एक अटैम्प्ट दिया है और रेलवे एसआई का भी इन्होंने एग्ज़ाम दिया है, लेखपाल का भी इन्होंने एग्ज़ाम दिया है, इन्होंने नेट भी क्वालिफाई किया था और फाइनली इनका यूपीएससी सीएपीएफ में सिलेक्शन हो गया। बहुत सारे छात्र व छात्राओं के यही सवाल होते हैं कि सर आप उनसे उनकी स्ट्रेटजी ज़रूर पूछा करो कि क्या थी ताकि हमारा भी सिलेक्शन जल्दी हो पाए। तो आइए इनसे जानते हैं। और उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि इनका रूम कुछ इस तरीके का है। ये नेहरू विहार में रहते हैं, जो किताबी रंग बिरंगी दुनिया है। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट अपनी यूपीएससी की तैयारी करने आते हैं, ये भी करने आए थे। ये इनका छोटा सा कमरा है जहाँ पे रह करके ये पढ़ाई करते थे। तो आइए इनसे जानते हैं कि इनकी क्या रणनीति रही थी और ये कहाँ से हैं और आप लोगों तक पहुँचाते हैं। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आपको ऐसा लगता है कि हम वीडियो में कुछ पूछना भूल रहे हैं तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर भेज दिए। सबसे पहले तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर भेज दीजिए। सबसे पहले आपको हमारी तरफ से सिद्धार्थ जी बहुत बहुत बधाई। थैंक यू शिवम भाई और नमस्कार। और सारे दर्शकों को मेरी तरफ से बहुत बहुत आभार। मेरा नाम सिद्धार्थ सक्सेना है। मैंने इस वर्ष यूपीएससी सीएपीएफ की परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 326 हासिल की है। और अब जो है इस वीडियो में मैं अपनी स्ट्रेटजी और यूपीएससी सीएपीएफ के एग्ज़ाम के बारे में थोड़ी सी बातें शेयर करना चाहूँगा। तो सीएपीएफ का एग्ज़ाम जो होता है वो टोटल 3 चरणों में आयोजित होता है। सबसे पहले पेपर 1 जो कि प्रीलिम्स इसको बोल देते हैं, उसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन और इंटरव्यू। प्रीलिम्स में वहाँ पर आपके पास 2 पेपर होते हैं, पहली शिफ्ट में एक होगा और दूसरी शिफ्ट में दूसरा होगा। पहले पेपर 1 होता है जो ऑब्जेक्टिव बेस होता है, उसमें 125 क्वेश्चन आपको दिए होते हैं, उनमें आपको टिक मारना होता है। 125 क्वेश्चन में 250 पेपर नंबर का होता है। और सेकंड पेपर जो होता है वो मेंस की तरह होता है, उसमें आपको लिखना होता है निबंध, ऐसे राइटिंग हो गई, रिपोर्ट राइटिंग हो गई, आर्ग्यूमेंट्स हो गए, ये सब आपको लिखने होते हैं। अब थोड़ी सी अगर हम डेप्थ में एनालिसिस करें तो हम बात करेंगे सबसे पहले पेपर 1 की। पेपर 1 का जो एग्ज़ाम होता है वो सिविल सर्विस के प्रीलिम्स की तरह होता है पूरा। उसमें आपके पास 125 क्वेश्चन होंगे और किन किन विषय से होते हैं, इतिहास, भूगोल, पॉलिटी, इकोनॉमी, आईआर, पर्यावरण, साइंस और करंट अफेयर्स,
और गणित के क्वेश्चन होते हैं उसमें 20 से 25, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं आपके सिलेक्शन में। तो इनका आपको अध्ययन बहुत ज़रूरी है। अब चूँकि जो लोग सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा इसमें दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि वो इन सारे सोर्सेज़ को पढ़ते रहते हैं और वो इस पेपर को टैकल करने में सक्षम हो जाते हैं। दूसरा जो है पेपर, पेपर 2 का होता है, जिसमें इंग्लिश का पेपर होता है। उसमें आपको निबंध लिखने होते हैं, रिपोर्ट राइटिंग लिखनी होती है, प्रेसी राइटिंग लिखनी होती है, आर्ग्यूमेंट्स लिखने होते हैं, अनसीन पैसेज होती है और एक पूरा सेक्शन ग्रामर का होता है जो कि 25 नंबर का होता है। इसमें स्पेशली मुझे और मुझे लगता है सारे हिंदी मीडियम जो एस्पिरेंट्स हैं उनको कहीं न कहीं थोड़ी-सी दिक्कत का सामना करना होता है। चूँकि मेरा हिंदी माध्यम था तो मैंने इंग्लिश में बहुत ज़्यादा कभी पढ़ाई नहीं करी थी। तो मैंने अपने जो निबंध हैं वो सारे हिंदी में लिखे थे, क्योंकि आपके पास ऑप्शन होता है कि आप अपने निबंध हिंदी में भी लिख सकते हैं और इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। लेकिन बचा हुआ पूरा पेपर आपको इंग्लिश में ही करना होगा। अब चूँकि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो मुझे लगता है सीएपीएफ एग्ज़ाम आपके लिए एक वरदान की तरह है। अगर आपकी फिज़िकल फ़िटनेस, लंबाई वगैरह ठीक-ठाक है तो आपको सीएपीएफ एग्ज़ाम देना चाहिए। और पेपर 2 के लिए मुझे लगता है आप एग्ज़ाम से 4-5 महीने पहले द हिंदू या फिर टाइम्स ऑफ इंडिया पेपर को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपकी इंग्लिश लैंग्वेज पर अच्छी खासी कमांड बन जाएगी और कहीं ना कहीं आप उस पेपर को अच्छी तरीके से टैकल करने में सक्षम होंगे। इस तरीके से यहाँ पर आपका पेपर वन की जो रणनीति है वो पूरी होगी और अगर किस्मत ने चाहा तो आप पेपर वन क्वालिफाई हो जाएंगे। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये था, मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा था उस समय और तुरंत मैं गया था पेपर देने, तो मैंने कोई स्पेशल इसके लिए पढ़ाई नहीं करी थी। मैंने जब पेपर वन दिया तो मुझे लगा कि ठीक ठाक हुआ है मेरा। और पेपर टू जब दिया तो मैं 2 घंटे 45 मिनट में मेरा पेपर हुआ था। मैं बैठ गया था शांति से कि मुझे लगा मैं तो पेपर अटेम्प्ट करने आया था, इस मूड से गया था। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हालांकि मैंने थोड़े प्रैक्टिस किए थे जिनका मुझे ज़रूरत से ज़्यादा लाभ भी मिला। और पेपर वन दे के आया। इसका रिजल्ट आपको 40 से 50 दिन बाद मिल जाता है, क्योंकि इसमें मेंस की कॉपी भी चेक होती है। तो मेरा रिजल्ट में नाम था तो मैं बहुत बहुत खुश हुआ। मुझे लगा यार ये तो क्या हो गया, सीएपीएफ में हो गया मेरा। उसके बाद जब आपका पेपर वन क्वालिफाई हो जाता है फिर आपको फिजिकल के लिए एक लेटर आता है। और फिजिकल और पेपर वन के बीच आपको लगभग 4 महीने का टाइम भी मिल जाता है, क्योंकि मेरा अगस्त या जुलाई में पेपर हुआ था और मेरा फिजिकल दिसंबर में हुआ था। तो एक पर्याप्त टाइम आपको मिलता है फिजिकल की तैयारी के लिए। और इसके फिजिकल में आपको 4 प्रैक्टिसेस फॉलो करनी होती हैं। सबसे पहले 100 मीटर की दौड़ जो कि आपको 16 सेकंड में करनी है। उसके बाद 800 मीटर की दौड़ होती है जो आपको 3 मिनट 45 सेकंड में करनी होती है। लंबी कूद सबसे बड़ा चैलेंज होता है जो आपको लगभग 12 फीट की आपको पार करनी होती है। उसके लिए 3 प्रयास आपको दिए जाते हैं। और गोला फेंक होता है, गोला फेंक में भी आपको 3 प्रयास होते हैं। तो शुरू में जब मैंने अपनी फिजिकल एक्सरसाइज स्टार्ट करी तो पहले तो मेरे मन ने कहा अरे यार आईएएस की तैयारी प्रभावित हो जाएगी, इसको छोड़ते हैं, क्योंकि हमारा मन हमेशा कंफर्ट जोन की तरफ ले जाता है हमें। तो शुरू में जब मैं 5-6 दिन गया मुझे लगा मुझसे तो होने वाला है नहीं, तो छोड़ो आईएएस की करते हैं, कौन सीएपीएफ की तैयारी करेगा, कौन जॉब करेगा। लेकिन जब मुझे लगा नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है, पब्लिक सर्विस ये भी है और देश की सेवा करने का मौका होता है इसमें। तो मुझे लगा कि मैं खुद से इसको नहीं कर पाऊँगा, तो मैंने एक एकेडमी जॉइन कर ली थी और उनका मार्गदर्शन लिया। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है उनका मार्गदर्शन मेरे लिए सहायक सिद्ध हुआ। मैं रोज़ सुबह जाता था और 2-3 घंटे की प्रैक्टिस कराते थे और मेरी लंबी कूद, दौड़ वगैरह आने लगी थी। और फिर मैंने सेल्फ ही पूरा प्रैक्टिस की। मैंने एकेडमी छोड़ दी जब मेरी टेक्निक सही हो गई थी। मैं अपने दोस्तों का भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि वो भी मेरे साथ जाते थे और मेरी फिजिकल एक्सरसाइज में उन्होंने सहयोग किया। और मेरी जो लंबी कूद थी 12-13 फीट, मतलब फिजिकल एक्सरसाइज मेरी सारी फिट हो गई थी। और मैं जब गया फिजिकल देने, 12 दिसंबर को था, मुझे याद भी याद है, गोरखपुर में। तो मेरी जो सारी चीज़ें थी पहले प्रयास में ही पार हो गई थी, लंबी कूद, 100 मीटर, 800 मीटर और गोला फेंक। तो वहाँ से फिजिकल पास हो गया था मैं। और जब फिजिकल पास हो जाते हो तो सबसे बड़ी चीज़ आपके जीवन में ये होती है कि अब आपको पता चल गया है कि आपको यूपीएससी में अब इंटरव्यू देने आना आना है। और किसी भी यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए यूपीएससी में इंटरव्यू देना मुझे लगता है एक सुखद स्वप्न की तरह है, खासकर हिंदी माध्यम के लिए, क्योंकि हिंदी माध्यम का रिजल्ट देखते हैं हम बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं आता। तो और दिसंबर के बाद मेरा जो इंटरव्यू था वो 20 मई को पड़ा था। तो लगभग 4 से 5 महीने का टाइम उसमें मिल गया था। हालाँकि शुरू में 1-2 महीने मैंने बहुत ज़्यादा अध्ययन नहीं करा इंटरव्यू के लिए, लेकिन मुझे लगता है ये मेरी कमी है। और आप अगर आपको लगता है आपकी इंटरव्यू कॉल आ रही है, तो आपको उसी दिन से 15-20 मिनट, आधा घंटा, आप जितना भी दे सकते हैं, आप अपने डेफ को एनालाइज़ कीजिए, अपनी हॉबीज़ के ऊपर बहुत काम कीजिए। आप अपना जो, जैसे मेरा नाम सिद्धार्थ है, तो सिद्धार्थ नाम की जितनी भी डिटेल हो सकती है गौतम बुद्ध से लिंक करके, या फिर सिद्धार्थ नाम के कौन-कौन प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं भारत में या विश्व में, तो इस तरीके से आपको पूरा डेप्थ एनालाइज़ करना होगा और कर लीजिए, क्योंकि इससे बहुत आपको बेनिफिट होगा आगे के एग्ज़ाम्स में भी। आप आज नहीं तो कल आईएएस या पीसीएस का इंटरव्यू देंगे ज़रूर अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो ये आपको बहुत सहायक सिद्ध होगा।
और मैंने फिर तैयारी करी। मैं 20 तारीख को इंटरव्यू देने गया था। इस बीच में मैंने एक मॉक इंटरव्यू दिया था, दृष्टि आईएएस की तरफ से फ्री में मॉक इंटरव्यू कंडक्ट कराया गया था। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि सारी कोचिंग्स जो थी वो पैसे लेके करा रही थी और कोई बेहतर गुणवत्ता भी प्रदान नहीं कर रही थी, लेकिन दृष्टि ने फ्री में सीएपीएफ को ध्यान में रखते हुए इंटरव्यू कराया और मैं गया। तो काफ़ी सहयोग रहा उन लोगों का, और सर का जो पैनल था उसने भी मुझे बेहतर मार्गदर्शन प्रदान किया। और जब मैं 20 तारीख को वहाँ इंटरव्यू देने गया तो मेरे साथ रूम में लगभग 30 से 35 बच्चे बैठे हुए थे। उनको देख के मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो रहा था, क्योंकि वहाँ मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स जो थे इंग्लिश मीडियम से थे, सबके चेहरे पर अलग चमक थी और सारे इंग्लिश में बोल रहे थे गटागट। तो मुझे लग रहा था अरे यार मेरा क्या होगा, मैं तो यहाँ बिल्कुल वंचित लग रहा हूँ। तो मैं गया अंदर इंटरव्यू देने, सुमन शर्मा मैम का बोर्ड था। जब अंदर गया तो मैम का पहला क्वेश्चन जो था वो भी इंग्लिश में ही था कि व्हाट इज़ द वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट, मतलब पीलीभीत का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट क्या है। तो मैंने सोचा इंग्लिश में जवाब दे दूँ या हिंदी में दे दूँ। मैंने सोचा अपनी ओरिजिनलिटी रखते हैं, मैंने हिंदी में ही बोल दिया कि मैम पीलीभीत का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट मासुरी है। उसके बाद उन्होंने भी कोऑपरेशन किया मेरे साथ और पूरा इंटरव्यू जो था मेरा हिंदी में ही गया। और इंटरव्यू किन किन सेक्शन पे बेस्ड रहा मेरा, मैं इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। मैंने अपने डेफ में मेरी हॉबीज़ लिखी थी, गाने गाना, क्रिकेट खेलना, चेस खेलना। तो एक क्वेश्चन जो था वो हॉबी से आया था, गाने गाना में। तो एक सर ने पूछा था कि आपके फेवरेट सिंगर कौन है और आप किस टाइप के गाने सुनते हैं। तो मैंने कह दिया मैंने गाने सुनता हूँ रोमांटिक टाइप के। अब ये भी नहीं कि आपको सीएपीएफ देने जा रहे हैं तो आप पूरा देशभक्ति लेके जाएं कि मेरे रंग जवान हो, ये सब नहीं। आपकी जो ओरिजिनलिटी है उसको कायम रखें आप। ये रोमांटिक हर कोई सुनता है मुझे लगता है। और फेवरेट सिंगर जो भी पूछा वो दिया। और बाकी मेरा जो कोर्स था वो एमए हिस्ट्री था, तो मैंने डेफ में मेंशन भी किया था। तो मेरे सारे क्वेश्चन जो थे वो लगभग इतिहास के इर्द गिर्द ही रहे। इतिहास में मुझसे क्वेश्चन कौन कौन से पूछे गए थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा। पानीपत का तृतीय युद्ध, इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल एनालिसिस एक सर ने करी थी मेरे साथ। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे लगता है मैंने थोड़ी सी गलती की। मैम ने पूछा आप भारत के इतिहास में, स्वतंत्र भारत के इतिहास में 1947 के बाद ऐसी कौन सी 3 चीज़ें हैं जो आपको लगती हैं भारत के इतिहास में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालती हैं। अब पहली बार इंटरव्यू फेस कर रहा था और रैंडम क्वेश्चन था, तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। मैंने बोला मैम इमरजेंसी, ऐसे करके 3 पॉइंट बोले। हालांकि मैम बहुत ज़्यादा खुश नहीं हुई थी। तो आप इस तरीके के चैलेंजेस से थोड़ा सा घर पे प्रैक्टिस करके जाएं, अपने सीनियर्स को, अपने दोस्तों को थोड़ा सा इंटरव्यू दें, ताकि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट हो। और मेरी सबको पर्सनली राय ये है कि आप बिल्कुल भी पैनिक ना हो किसी भी सिचुएशन में, क्योंकि सारे बच्चे जो हैं वो आपकी तरह ही हैं। और कहीं ना कहीं किस्मत में लिखा होगा, अगर आपका सिलेक्शन है तो आपका हार्ड वर्क आपके साथ आएगा, आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। जैसे मेरा हो गया तो मुझे लगता है सारे लोगों का हो सकता है। स्पेशली हिंदी माध्यम के जो स्टूडेंट्स हैं, बिल्कुल भी हताश ना हो। अगर आपको लगता है हिंदी माध्यम से रिजल्ट नहीं आता है, तो मैं कहना चाहूँगा कि 119वीं रैंक जो है सीएपीएफ में वो भी हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स की है। तो कहीं न कहीं आपको बिल्कुल भरोसा रखना है अपने ऊपर, अपने हार्ड वर्क के ऊपर। आज नहीं तो कल असफलताएँ ज़रूर मिलती हैं। मेरे जीवन में भी बहुत असफलताएँ आई, लेकिन छोटी ही सही, लेकिन एक बड़ी सफलता ज़रूर मैं मानूँगा कि मिली है और कहीं न कहीं मेरे जीवन को सार्थक बनाएगी आगे। इस तरीके से मुझे लगता है काफ़ी अच्छा रहा। शुरुआत से ही नेहरू बिहार या मुखर्जी नगर में ही रहते हैं? जी सर, पहले मैंने 2016 से अपना ग्रेजुएशन किया ड्यू से, तो फिर मैं दूसरी लोकेलिटी में था, लेकिन मैं 19 के बाद नेहरू विहार में ही रहा हमेशा। और इसी रूम में मैंने 6 साल बिताए हैं, 2019 से अभी तक। यहीं इसी रूम में रह करके पढ़ाई की और यहीं से फिर सफलता हाथ लगी। जी सर, इसी रूम में मैं रहा। मतलब बदलने का कई बार प्लान बनाया दोस्तों ने, मैंने कहा अरे यार कौन बदले, रूम से एक लगाव हो जाता ना। तो मैंने कहा नहीं, और अच्छा रूम था, बढ़िया। परिवार में आप सबसे बड़े हैं, छोटे हैं? मैं सबसे छोटा हूँ भैया। मेरे 2 भाई हैं, मतलब मुझे मिला के, और 2 बहनें हैं। मेरे बड़े भैया जो हैं वो प्राइवेट जॉब करते हैं और बहनें हैं वो पढ़ाई कर रही हैं। बाकी माताजी हैं, पिताजी की मेरे 2022 में देहांत हो गया था। उसके बावजूद भी आप संघर्ष आपका जारी रहा। सर 2022 में जब थोड़ा सा 6 महीने के लिए मुझे घर जाना पड़ा, क्योंकि मेरे पिताजी की तबीयत काफ़ी ख़राब थी और लगभग 2 से 3 महीने वो हॉस्पिटल में रहे। वो थोड़ा-सा मेरे जीवन में साइनोसॉइडल वेव की तरह मूवमेंट था। मेरे मन में ये विचार आया कि अब जो है परिवार की स्थिति काफ़ी ख़राब हो गई है और कहीं न कहीं मुझे अब आर्थिक क्रिया में संलग्न हो जाना चाहिए। मैंने अपना रिज़्यूम वग़ैरह तैयार कर लिया था और मैंने सोचा कि अब कोचिंग देना स्टार्ट करता हूँ। लेकिन उस समय पापा के देहांत के बाद माताजी, मेरे भैया और मेरी जॉइंट फैमिली, चाचा विशेषकर, उन्होंने पूरा सपोर्ट किया। कहा कि नहीं 1-2 साल और प्रयास करो, नहीं होगा तो प्राइवेट नौकरी के लिए तो पूरा जीवन बाकी है, तुम दम लगा के पढ़ो, हम हैं तुम्हारे साथ। फिर वहाँ से मैंने दोबारा स्टार्ट की। उसी साल मेरा आईएएस का प्रीलिम्स भी क्वालिफाई हो गया और ठीक ठाक मार्क्स भी आए मेंस में मेरे। उसके बाद सर पीसीएस का भी मेंस दिया मैंने। और फिर एग्ज़ाम्स जब निकलते रहे तो थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आता रहा कि नहीं यार कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। फिर
मैं धीरे-धीरे रेलवे एसआई का भी प्रीलिम्स निकल मतलब एक ही पेपर होता है उसमें, वो भी निकल गया, लेखपाल भी निकला। और फिर धीरे-धीरे मुझे लगा कि अब जो है जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा होगा, और फाइनली मुझे सीएपीएफ में एक बेहतर अपॉर्चुनिटी मिल गई। आपका यूपीएससी में ऑप्शनल क्या था? मेरा ऑप्शनल हिंदी साहित्य था सर। अच्छा, आखिरी में आप कुछ कहना चाहते हैं कुछ स्टूडेंट को, कोई आखिरी लाइन में कुछ अगर उनके लिए मैसेज रहे जो बहुत सारे स्टूडेंट इस वीडियो को देखें? सर सबसे पहले तो एक मिथ बना रखा है यूपीएससी की तैयारी करने वाले लोगों ने कि यूपीएससी की तैयारी अगर आप कर रहे हो तो कोई भी फॉर्म मत डालो, ये सिर्फ यूपीएससी ही दो। मुझे लगता है कि ये बात उन पर बिल्कुल सही साबित होती है जिनकी पारिवारिक बैकग्राउंड बहुत अच्छे हैं, जो अपने बच्चों को 6-7 साल तक रख सकते हैं। हिंदी माध्यम बिल्ड का जो बच्चा है वो विशेषकर माध्यमिक परिवार से आता है, कृषि बैकग्राउंड से होता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा, आप 1-2 अटेम्प्ट पूरी शिद्दत से दीजिए यूपीएससी के, आप बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट मत होइए। अगर आपको 1-2 अटेम्प्ट में सफलता मिलती है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप 2 अटेम्प्ट तक सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, तो मुझे लगता है आपको थोड़ा-सा एक्सप्लोर करने की आवश्यकता है। क्योंकि यूपीएससी में हमें सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, गणित, रीजनिंग, जीएस पूरी पढ़ाई जाती है। तो अगर आप इन सब का अध्ययन बेहतर तरीके से करे हुए हो, तो आपको स्टेट पीसीएस हो गए, सारे चाहे यूपी का हो, चाहे बिहार का हो, इनके लिए आपको बहुत एक्स्ट्रा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। अगर जैसे अब बिहार का आने वाला है, 10 सितंबर को आपका एग्ज़ाम है। तो अगर आपने यूपीएससी की बहुत ईमानदारी से तैयारी करी है, तो आप बिहार के लिए सिर्फ बिहार के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही 2-3 घंटे डेली अगर लेते हैं, तो मुझे लगता है, पूरी उम्मीद है मुझे, कि आपका प्रीलिम्स निकलेगा, और कहीं न कहीं उसके बाद अगर आप स्टेट पीसीएस में सेलेक्ट हो जाते हो, तो पूरा आपका करियर सेट हो जाएगा। और मैंने देखा है पर्सनली सर, यूपीएससी की तैयारी करते हुए लगातार 4-4 साल हो जाते हैं। सर मुझे खुद हो गए 3 साल, और अगर नहीं होता एग्ज़ाम तो बच्चा मन में डिमोटिवेट हो जाता है, पारिवारिक प्रेशर बढ़ने लगता है, और कहीं न कहीं वहाँ से उसके करियर के पतन के सर चरण स्टार्ट हो जाते हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि आप मेहनत करते रहें, और अगर आपका 2 अटेम्प्ट में नहीं हो रहा है, तो मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ सर आप बैंक की तैयारी कीजिए, क्योंकि वो पूरा सेक्शन अलग है। आप यूपीएससी के जो संलग्न जो एग्ज़ाम होते हैं, चाहे स्टेट पीसीएस हो, यूपीएससी का सीएपीएफ हो गया, आप इनको अच्छी तरीके से टैकल कर सकते हैं। आपको कोई एक्स्ट्रा तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है। आप अपनी जो मेन तैयारी है उसी को करते रहें। जैसे मेरा मानना है, मैंने मधुकर सर की एक वीडियो देखी थी कि यूपीएससी आईएएस जो है वो एक मुख्य नदी है गंगा की तरह, और बाकी ये जो सारे एग्जाम है वो सहायक नदियों की तरह हैं। तो अगर आप इनमें सिर्फ 1-2 घंटे भी देते रहेंगे, तो ये सहायक नदियाँ आप में मिल जाएंगी। इसका मतलब है आपके एग्जाम्स जो है क्वालिफाई होना स्टार्ट हो जाएंगे। और जीवन में जब 2-3 एग्जाम क्वालिफाई होते हैं तो आपके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस आता है। फिर आपको लगने लगता है, नहीं अब तो मुझे 1 साल तैयारी करनी चाहिए, मैं कुछ ना कुछ कर लूँगा। और मेरा मानना है कि एग्ज़ाम जो है वो जानकारी से ज़्यादा आपके कॉन्फिडेंस पे तय का होता है। तो अगर आप इस तरीके से करेंगे तो आपके एग्ज़ाम निश्चित ही निकलेंगे और आपको जीवन में सफलता मिलेगी। दोस्तों, आज की वीडियो में हमारे साथ में थे सिद्धार्थ सक्सेना। इनसे हमने इनकी रणनीति जानी है। अगर आपको ऐसा लगता है कि हम कोई और सवाल पूछना भूल रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख भेजिए, ताकि नेक्स्ट टाइम हम ज़रूर पूछ पाएँ। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में।